भी साथियों का अभिनंदन है, आपका आभार है, धन्यवाद है। आज की वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष और माननीय विधायक श्री सतपाल सिंह सत्ती जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री संजीव कटवाल जी, अन्य पार्टी के नेतागण। साथियों, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश की स्थिति और कांग्रेस सरकार की स्थिति सामने आ रही है। श्री हर्षवर्धन चौहान जी का बयान काबिले तारीफ है। उन्होंने सच्चाई व्यक्त की है कि कांग्रेस पार्टी एक भी चुनाव जीतने वाली नहीं है। यानी सरकार ने, कांग्रेस ने अपनी हार को स्वीकार किया है और अनुभवी नेता हैं, वो पुराने नेता हैं, खानदानी नेता हैं, तो उनको सारी स्थिति पूरे प्रदेश में नजर आ रही है। इसलिए उन्होंने और शायद ऊना में ही ये बयान दिया है। इसी प्रकार माननीय उप मुख्यमंत्री जी का बयान कि हमारी सरकार स्थिर है, यह भी इस बात का द्योतक है कि उनको मन में बहुत आशंका लगातार बनी हुई है। यानी भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अच्छा परफॉर्म करने वाली है और जो प्रेजेंटली 6 एमएलए की सीटें और 4 पार्लियामेंट की सीटें, ये भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा हम तो मानते ही हैं। परंतु कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता और सरकार में बैठे हुए मंत्रीगण भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। और इसी प्रकार की बात कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने भी कही कि कांग्रेस पार्टी का स्ट्रक्चर बहुत कमजोर हो चुका है। ऐसे में चुनाव लड़के जीतना ये अत्यंत कठिन बात है। और उन्होंने यहां तक कहा कि सरकार और पार्टी का तालमेल नहीं है, इसलिए हमारे चुनाव लड़ने का कोई कारण नहीं है। उनकी माननीय प्रदेश अध्यक्षा ने भी इस बात का खुलासा किया। और ये एक के बाद जो एक स्टेटमेंट है, वो कांग्रेस पार्टी की और इंटरनल स्थिति को पूरी तरह से बयान करती है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी को 6 विधायक अलविदा कह करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए और उन्होंने अनेक प्रकार से सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। अब सरकार की बौखलाहट, सरकार की, कांग्रेस पार्टी की बेचैनी, कांग्रेस पार्टी की घबराहट, उसके कारण उनके नेताओं के शब्दों में और नियंत्रण खत्म हो गया। वो बौखलाहट में आकर के कभी चुने हुए प्रतिनिधियों को काला नाग बोलते हैं, कभी चुने हुए प्रतिनिधियों को भेड़े बोलते हैं और अनन्य प्रकार से उनको प्रताड़ित करने की बात वो कहते हैं। और महिलाओं के प्रति किस प्रकार के शब्दों का उपयोग वो कर रहे हैं कि बरसाती मेंढक
वो महिला के प्रति शब्द का इस्तेमाल करना, डिंगा चिका, व्हाट डज इट मीन बाई, अर्थात ये बहुत एक गंभीर दौर के अंदर से गुजर रहे हैं, बहुत बड़े मानसिक दबाव के अंदर से कांग्रेस पार्टी के नेता गुजर रहे हैं। और इसकी वजह बड़ी स्पष्ट है कि देश की जनता ने श्री नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का निश्चय कर लिया है और हिमाचल की जनता भी उस कड़ी में पूरी तरह से शामिल है और उसमें जुड़ी हुई है। इसलिए कांग्रेस को अपनी हार वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। हम थोड़ा सा और केवल सैंपल चेक जरूर आपके माध्यम से करना चाहेंगे। 2004 से लेके 14 तक देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हमारे प्रदेश के साथ किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की केंद्र सरकार ने अन्याय किया, इसके मैं 2 उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। 1 दिसंबर 2002 तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी सोलन में आते हैं। एक बड़ी विशाल जनसभा में वो औद्योगिक पैकेज की घोषणा करते हैं। उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी और इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए उनसे आग्रह करते हैं और ये घोषणा होती है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के लिए। और इसकी नोटिफिकेशन होती है मार्च 2003 के अंदर और फरवरी 2003 के अंदर, और 2003 के अंदर नोटिफिकेशन 10 साल के लिए होती है, यानी 2013 तक के लिए होती है। 2004 में केंद्र में सरकार बदल जाती है, सोनिया जी की, मनमोहन जी की सरकार आती है और ये पैकेज 13 से रिड्यूस करके 2007 तक हो जाता है। बहुत तेज गति से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हिमाचल प्रदेश में हो रही थी। बाकी राज्यों के दबाव में आकर के कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने हिमाचल प्रदेश के अधिकार के ऊपर डाका डाला और यह हमारा स्पष्ट आरोप है, काश वो अटल जी द्वारा दिया गया पैकेज 10 साल का एज इट इज रहता तो जो आज उद्योग हिमाचल प्रदेश में है वो इससे 10 गुना ज्यादा होते। 2007 में फिर एक बार 3 साल के लिए उस पैकेज को एक्सटेंशन मिली, जब विधानसभा के अंदर बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने इसके ऊपर दबाव बनाया, तब ये पैकेज, परंतु एक बार उसके अंदर ब्रेक आ गया और वो हिमाचल प्रदेश को जो नुकसान होना था वो हो गया। दूसरा, हिमाचल प्रदेश स्पेशल कैटेगरी स्टेट के नाते 90% और 10% इस रेशो के अंदर केंद्र और प्रदेश का शेयर हुआ करता था। कांग्रेस की तत्कालिक सरकार ने उस शेयर को, यानी जो 90-10 की रेशो थी, जो हिमाचल प्रदेश को विशिष्ट कैटेगरी के नाते मिलती थी, उसको हटा दिया और उसके कारण अलग अलग योजनाओं में अलग अलग प्रकार से और प्रदेश को सहायता मिलनी शुरू हुई। कहीं 50-50, कहीं 40-60, कहीं 70-30, और हिमाचल प्रदेश को उसका एक बहुत बड़ा नुकसान उस समय में हुआ। 2014 के बाद हिमाचल प्रदेश को और विशिष्ट कैटेगरी का दर्जा उसको श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2016 में बहाल किया। 90 और 10 की रेशो के अंदर वो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के लिए
भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी की सरकार की रही और कांग्रेस ने जिसको छीना था उसको वापस मोदी जी ने दिलाया। अब ये कड़ी जो है वो आगे बढ़ती चली जाती है और उस कड़ी के अंदर हम बहुत बड़े लाभों को लेकर के हिमाचल प्रदेश में मोदी जी की सरकार के अंदर आगे बढ़े। मैं उसमें उदाहरण के लिए 3-4 चीजें आपके माध्यम से और जनता के ध्यान में लाना चाहूंगा। हमारे प्रदेश के अंदर 4 लेन नेशनल हाईवेज के बनने का काम ये सिर्फ मोदी जी के काम, चाहे वो कालका शिमला 4 लेन हाईवे के निर्माण की बात हो, शिमला से ढली 4 लेन हाईवे के निर्माण की बात हो, पठानकोट से मंडी 4 लेन हाईवे के निर्माण की बात हो, कांगड़ा मटौर से शिमला 4 लेन हाईवे के निर्माण की बात हो और कीरतपुर से मनाली 4 लेन हाईवे के निर्माण की बात हो और इसी तरह पिंजौर चंडीगढ़ से नालागढ़ 4 लेन नेशनल हाईवे के निर्माण की बात हो, ये केवल और केवल नरेंद्र भाई मोदी की सरकार की देन है। हमने और हिमाचल वासियों ने कभी इस प्रकार का विचार नहीं किया था कि एक साथ सीरीज के अंदर 5-5, 6-6 टनल्स बनेंगी और हमारे डिस्टेंसेस इतने रिड्यूस हो जाएंगे और हम उस दिशा में आगे बढ़े। अटल टनल रोहतांग से शुरू हुआ ये क्रम आगे निरंतर हमको बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मैं इसमें और बीच में आपके माध्यम से ध्यान कराना चाहूंगा कि रोहतांग से लेह के लिए जो मार्ग है उसमें 11 किलोमीटर लंबी टनल वो माननीय मोदी जी, माननीय डिफेंस मिनिस्टर ने उसकी अनाउंसमेंट की है और उसको लेकर के प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने और अपने क्रेडिट में उसको डालने की कोशिश की है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की वो सड़क है और अनेक टनल्स की घोषणाएं माननीय राजनाथ सिंह जी ने की, तो क्योंकि खुद तो कुछ किया नहीं है 1.5 साल में, तो भाई मालकों का मशहूरी कंपनी की, तो ये जो केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का दिया हुआ और एक हिमाचल को गिफ्ट है, उसको अपने नाम लगाने के अलावा कुछ हमको इस प्रकार का दिखाई नहीं देता है। ये जो 4 लेन नेशनल हाईवेज हैं और 2 लेन नेशनल हाईवेज हैं, यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को इस सारे के अंदर मिलता हुआ दिखाई देता है। हम एक और भी चिंतन करें, कांग्रेस की लंबी चौड़ी सरकारें रही, 60 साल तक रही, परंतु लंबे समय तक भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन की बात होती रही, कभी उसके लिए कोई लंबा चौड़ा पैसा नहीं मिला। आज 5,000 करोड़ रुपया उसके लिए मिला। हमारी बद्दी बरोटी वाला रेल लाइन की बात ले लो तो 1,500 करोड़ रुपया, यानी एक बहुत बड़ा। और इसी तरह से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात ले लें तो आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान के ऊपर ये ध्यान कराना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज के निर्माण का श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं, झूठ का श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी सरकार में 1.5 साल में आपने एक प्राइमरी स्कूल तो खोला नहीं, अब मेडिकल कॉलेज खोलने का श्रेय ले रहे हैं। हमें चैलेंज करके कह रहे हैं आपने एक भी स्कूल नहीं खोला, एक भी अस्पताल नहीं खोला, एक भी कॉलेज नहीं खोला, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं खोला, मेडिकल कॉलेज खोलना तो और दूर की कौड़ी है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मोदी सरकार की देन है, जगत प्रकाश नड्डा जी की देन है, श्री अनुराग ठाकुर जी की देन है। इसी तरह से हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की टोटल फंडिंग की बात हो,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की शानदार बिल्डिंग लगभग 500 करोड़ रुपए की सिरमौर के अंदर वो तैयार खड़ी है। ये और भारतीय जनता पार्टी की देन है। इसी प्रकार से हम और भी ध्यान कराना चाहेंगे कि मोदी सरकार ने जहां हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाया, वहीं इंडस्ट्रियल पैकेज के बाद यदि कोई बहुत बड़ी चीज मिली है तो वो बल्क ड्रग पार्क, वो मोदी सरकार की देन है। मेडिकल डिवाइस पार्क, वो मोदी सरकार की देन है। ये हम इस बात को और यहां पर कंक्लूड करना चाहेंगे कि 2004 से लेके 14 तक जो यूपीए थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसने हिमाचल के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ की और मोदी जी की सरकार ने हिमाचल के प्रति अपना स्नेह, प्यार, अपनत्व देते हुए एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है हिमाचल के विकास के अंदर अपने योगदान की उन्होंने दी है। इसलिए हम आज फिर कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी के पास, कांग्रेस की सरकार के पास चुनाव लड़ने का कोई एजेंडा नहीं है। एक भी एजेंडा इनके पास नहीं है। इसलिए बीजेपी को गाली देना ये इनका सबसे बड़ा एजेंडा है, उसी को लेकर के चले। इन्हीं के एक मंत्री जी ने कहा, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट मांग रही है भारतीय जनता पार्टी। मेरा यह कहना है, हमें कांग्रेस पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र उसको खोल करके सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान के ऊपर जो प्लेसमेंट्स हैं उनको निकालना चाहिए। 15 पैरे केवल अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के उसमें मेंशन्ड हैं। 15 पैरे, जिसके अंदर ओबीसी आरक्षण में से 6% आरक्षण निकाल करके अल्पसंख्यक समुदाय को देने की बात की है और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति उनका जो प्रेम है वो पूरी तरह से झलकता हुआ वहां पर दिखाई देता है। जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर चुनाव लड़ने की रणनीति वो उसमें दिखाई देती है और भारत के नागरिकों के ऊपर वेल्थ टैक्स लगाना ये उनका सबसे बड़ा एजेंडा है। अमेरिका के पैटर्न के ऊपर वेल्थ टैक्स लगाने की योजना, और ये उनके एजेंडे का हिस्सा है। हां, भारतीय जनता पार्टी सनातन को किसी भी तरह की कोई हानि नहीं होने देगी, इसके प्रति हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और प्रतिबद्ध थे। जो सनातन को डेंगू, मच्छर, मलेरिया की तरह से मारना चाहते हैं, भारत की जनता उनको किसी भी तरह से बख्शेगी नहीं। सर, बहुत धन्यवाद जी।